हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे प्यारे दोस्तों लर्निंग सीरीज। आने वाले नॉर्सेट एग्जाम आरआरबी एग्जाम्स के लिए अपन एक सीरीज का यहां पर आगाज कर चुके हैं और इस सीरीज के अंदर एक नए लेक्चर का, एक नए वीडियो का आगाज, नए प्रश्नों की सीरीज का आगाज अपन कर रहे हैं। प्रीवियस हमने 9 लेक्चर दे चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 10वां जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मल्टीपल आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं मैंने, कुछ ट्रिकी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मैं आपके सामने एक समागम लेके आया हूं, जो आपकी पढ़ाई के अंदर, आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगा देगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप अपने खुद पर भरोसा रखें, अपने कंटेंट पे भरोसा रखें, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिएगा प्यारे दोस्तों, और आपके टीचर्स पे भरोसा जरूर रखिएगा जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिनसे आपने पढ़ा है। सबसे बड़ी बात है आपके पेरेंट्स पे भरोसा करिएगा, अपने आशीर्वाद पर और अपने आपके पढ़ाई के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, है ना। तो ये जो सीरीज है, हम कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए। तो आइएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो के सारे क्वेश्चन के साथ में आप अपना आंसर पुट जरूर करिएगा। मैं आपके साथ में दावा के साथ में कह रहा हूं कि जो आप आंसर सोचोगे वो इसका रिजल्ट ऑपोजिट निकलेगा, है ना, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो यही तो आपका नोट सेट चाहता है प्यारे दोस्तों, यही तो आपका नोट सेट चाहता है कि आपका हर सवाल गलत हो। जैसे ही गलत होगा आपको नेगेटिव मार्किंग लेके जाएगा। लेकिन नोट सेट से कहना है कि हम तैयारी के साथ में आए हैं, हमने बेहतरीन वाली तैयारी करी है, हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम कोशिश करने वाले हैं और हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी नहीं करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी, हाँ, बिल्कुल हार नहीं होती। तो चलेगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो के साथ में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करके अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि स्वार्थी बनो, किसी की आप मदद करो, है ना, सिर्फ सेल्फिश मत हो, स्वार्थी मत बनो, है ना। चलिएगा, तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, और आज की सीरीज का धमाकेदार पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपके सामने ये रहा, A 20-year-old woman present with episode of extreme euphoria, increased energy level, decreased need for sleep, excessive spending, hypersexuality lasting 6 days. In between these episodes, she has a period of depressed mood, low energy, and suicidal thought lasting 2 weeks. What is the most likely diagnosis? साइकेट्री का इंपॉर्टेंट सवाल बना प्यारे दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूं, बार बार फोर्स कर रहा हूं, साइकेट्री को छोटा सब्जेक्ट मत समझना, इसको हल्के में मत लेना। ये आपके आने वाले नॉर्सेट एग्जाम, नॉर्सेट 8 में बहुत ज्यादा प्रश्न लेके आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साइकेट्रिक से पूछे जाने की संभावना है, तो इसको बढ़िया से आप पढ़िएगा। तो इसलिए मैं साइकेट्रिक पे बार बार जोर देने की कोशिश कर रहा हूं और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। समझते हैं प्रश्न को क्या बोलता है। 28 साल की वुमेन है, प्रेजेंट हुई आपके साथ में एपिसोड ऑफ एक्सट्रीम यूफोरिया। यूफोरिया जो होता है आपके मेनिया का साइन होता है यूफोरिया, जो एक्सट्रीम लेवल का है। कैसा है आपके एक्सट्रीम लेवल का है। इंक्रीज हो गया एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल उसका बढ़िया है। डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप हो गई है। एक्सेसिव स्पेंडिंग, है ना, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। हालांकि 28 साल की वुमेन है तो खर्चा करेगी, वुमेन है मतलब खर्चा करेगी, लेकिन फिर भी मेनिया वाली है तो और ज्यादा खर्चा करेगी। ये तो मजेदार बात हो गई। एंड उसके साथ में क्या है, हाइपर सेक्सुअलिटी लास्टिंग 6 डेज। ये इन बातों पर गौर करेगा पर दोस्तों, बातों पे जरूर गौर करेगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन दीज एपिसोड, इस ये जो सिम्टम दे रखे हैं एक्सट्रीम यूफोरिया के, नीड फॉर स्लीप के, स्पेंडिंग वगैरह के, ये कब तक है, ये लास्ट 6 दिन से है। कितने दिन से, लास्ट 6 दिन से। इन बिटवीन दीज एपिसोड, अब यहां से क्वेश्चन ने क्या करा, आपके टर्न ले लिया भाई साहब। इस एपिसोड के बीच में क्या हुआ उसके साथ में, सी हैज पीरियड ऑफ डिप्रेस मूड। देख लो भाई साहब, ये पूरा जो है घुमा दिया इसने। इस पीरियड के दौरान उसको क्या हुआ, मूड का डिप्रेशन भी हुआ, उसकी लो एनर्जी भी हुई, एंड सुसाइडल थॉट भी आए हैं। उसको क्या आए हैं, सुसाइडल थॉट आए हैं। लास्टिंग फॉर 2 वीक्स, यहां पर गौर करेगा, लास्टिंग फॉर 2 वीक, 2 हफ्ते से ये सीन इनके साथ में हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब आपसे सवाल पूछना चाह रहा है कि ये भाई साहब ये प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम समझने के लिए, हाँ, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज, कवि के भाव क्या कहते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी जिंदगी के अंदर। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और एक एक ऑप्शन आप समझिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, ऑप्शन सी साइक्लोथाइमिया, एंड ऑप्शन डी
सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अपना आंसर जरूर आप मेंशन करेगा, अपना आंसर जरूर अपने माइंड के अंदर इंटरप्रेट करेगा, साथ में सोचेगा, है ना, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का एक बूस्टअप होगा कि यस मेरा सही हुआ है, मेरा गलत हुआ है, गलत होगा देखा जाएगा लेकिन हम जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि हम कोशिश करने वाले हैं, है ना। देखिएगा ये सिम्टम मैंने आपको बताया, क्लाइंट को क्या हुआ है, एक्सट्रीम यूफोरिया है, इंक्रीज एनर्जी लेवल, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्पेंटिंग, हाइपरसेक्सुअलिटी भी। और ये देखिए शब्दों पर गौर करिएगा, 6 दिन से आपके किसके सिम्टम हो रहे हैं, मेनिया के सिम्टम हो रहे हैं। तो आप इस बात को फोकस करिएगा कि 6 दिन से हो रहे हैं आपके लास्ट मेनिया के सिम्टम, और उसके बाद में उसको इस एपिसोड के बीच में क्या हो रहा है, मूड का डिप्रेशन हो रहा है, एनर्जी लो हो रही है और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। और ये जो थॉट आ रहे हैं इसके आपके किसके आ रहे हैं, 2 वीक से ज्यादा आ रहे हैं। अब आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप कुछ एक आंसर हो सकता सही है, लेकिन बहुत जनों का आप जो आप देख रहे हैं उसका मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आप जो है 2 वैल्यू में तो समझ गए कि हाँ ये तो नहीं होगा करके, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन में मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका क्रिएट हो रहा है। जैसा मैं आपकी भावनाएं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे दिल से जुड़ा हूँ, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपकी फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो एक आपको हर चीज का मतलब बताता हूँ। यहां पर देखो कंफ्यूजन आपको 2 चीजों में हिंट देता हूं, एक तो बाइपोलर फर्स्ट में और बाइपोलर सेकंड में कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि ये एक्चुअली है क्या करके, फर्स्ट और सेकंड क्या सीन है। तो यही तो बात है, यही तो हम कंसेप्चुअल थिंग्स यहां पर पढ़ते हैं, लर्न नर्सिंग कंसेप्ट, नर्सिंग के कंसेप्ट को समझ रहे हैं है कि नहीं। चलो देखिए, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, उसका मीनिंग होता है सीजो अफेक्टिव, सीजो प्लस अफेक्टिव। अफेक्ट का मतलब होता है मूड, अफेक्ट का क्या मतलब होता है, मूड होता है, और सीजो मतलब सीजोफ्रेनिया। तो ऐसी बीमारी जिसमें सीजोफ्रेनिया के साथ में मूड डिसऑर्डर होते हैं उसको सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि सीजोफ्रेनिया के सिम्टम भी रहेंगे, वहां पर मूड का एलिवेशन भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा। लेकिन यह सीजोफ्रेनिया के कोई भी सिम्टम नहीं है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं पहले। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट आपके प्लान है साइक्लोथाइमिया। तो साइक्लोथाइमिया का जो बेसिक मतलब होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर इसका मतलब होता है बेसिकली माइल्ड मूड स्विंग होता है। साइक्लोथाइमिया का बेसिकली क्या मतलब होता है, माइल्ड मूड स्विंग, हल्का फुल्का मूड का स्विंग होता है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा मेनिया भी नहीं होता है तो ज्यादा डिप्रेशन भी नहीं होता है, माइल्ड मूड स्विंग, ना तो ज्यादा हाइपोमेनिया होगा ना ही ज्यादा मेजर डिप्रेशन होगा, तो बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा, उसको साइक्लोथाइमिया कहते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन से मैच खा रहा है? देखो क्वेश्चन में एक्सट्रीम लिखा है, तो हमने बोला कि हल्का फुल्का रहेगा, ये एक्सट्रीम वाला हल्का फुल्का तो नहीं है भाई साहब, और ये सुसाइडल थॉट ये हल्के फुल्के डिप्रेशन पे तो होते नहीं है, तो ये साइक्लोथाइमिया तो हमको पता है ये नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन होता है आपके बाइपोलर डिसऑर्डर फर्स्ट और बाइपोलर डिसऑर्डर सेकंड के अंदर। आप जब बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ते हो उसके अंदर 2 पढ़ते हो, आप मेनिया पढ़ते हो, डिप्रेशन पढ़ते हो। और ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया डिप्रेशन के अंदर 2 टाइप बाइपोलर 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। नो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट के अंदर जो हावी जो चीज होती है, सिम्टम होता है, वो क्या होता है आपके मेनिया सिम्टम होता है। फर्स्ट जो सिम्टम होता है आपके मेनिया होता है। मेरे शब्दों पर गौर करेगा, थोड़े हैंड राइटिंग की तरफ मत जाइएगा, है ना, टेक्निकल चीजें हैं, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। बाइपोलर फर्स्ट जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर मेनिया सबसे ज्यादा हावी होता है, और याद रखिएगा उसका जो ड्यूरेशन होता है प्यारे दोस्तों, इक्वल या फिर 7 या 7 दिन से कम, 7 या 7 दिन से ज्यादा, सॉरी 7 या 7 दिन से ज्यादा उसके सिम्टम अगर आपके मेनियस के रहते हैं, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। मेनिया के सिम्टम मोस्ट कॉमनली होते हैं और इसमें मेनिया हावी हो जाता है, 7 या 7 दिन से ज्यादा उसके सिम्टम रहते हैं, या मरीज को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो ये आता है आपके बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर के अंदर। बात करें बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर बाइपोलर मतलब दोनों रहते हैं, तो दोनों की बात करें तो इसमें मेनिया तो रहता है, लेकिन मेनिया बिल्कुल माइल्ड फॉर्म के रहता है, माइल्ड फॉर्म, तो उसको अपन हाइपोमेनिया के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया। तो मेनिया के सिम्टम रहेंगे, हाइपोमेनिया के सिम्टम रहेगी कितने दिन के लिए, 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा दिनों के लिए रहेंगे। लेकिन इसके साथ में कौन एसोसिएट हो जाएगा आपके प्यारे दोस्तों, मेजर डिप्रेशन, इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा आपके मेजर डिप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर हाइपोमेनिया के साथ में जो 4 दिन या 4 से ज्यादा चलता है उसके साथ में मेजर डिप्रेशन के साइन आपको देखने को मिलते हैं, उसको बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और मेजर डिसऑर्डर, मेजर आपका जो डिप्रेशन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन होता है, क्लाइंट को क्या आते हैं, सुसाइडल आइडियाज आते हैं, जो आपके ऑप्शन के अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्लाइंट को क्या है, सुसाइडल थॉट भी आए हैं, एनर्जी भी लो हुई है, डिप्रेस मूड था, लेकिन क्या है, सुसाइडल थॉट आ गए उसको, है ना, खुद को खत्म करने वाली बातें आ गई, जिंदगी में होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस वाली फीलिंग आ गई है। ऐसी कंडीशन के ऊपर क्या बोलते हैं, मेजर डिप्रेशन। तो ये जो सिम्टम है आपके किसके हैं, आपके मेजर डिप्रेशन के हैं। और ये जो
क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने कि इसका क्या डायग्नोसिस बना है, तो अब हम समझे कि देखो मेनिया तो इसमें हावी नहीं है, इसमें हावी कौन सा है? अच्छा, मेनिया बाइपोलर फर्स्ट के अंदर हमने क्या बताया था, 7 या 7 दिन से ज्यादा, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा आपके, लास्टिंग फॉर 6 डेज, 6 दिन ही है, तो 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए, तब अपन इसको बाइपोलर फर्स्ट कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपके, बचा आपके पास में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि ये आपके 4 दिन से ज्यादा मेनिया हो सकता है, जो भी एक्सट्रीम है 4 दिन से ज्यादा है, 6 दिन दे रखा है, और उसके साथ में मेजर डिप्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें सुसाइडल थॉट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ए सी डी गलत आंसर है, ऑप्शन बी जो है आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये आपके एग्जाम में देखने जाने वाला प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने समझी होगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इसको आप वापस अच्छे से जरूर रीड करिएगा, मेनिया डिप्रेशन को। आगे चलिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपके सामने, ए क्लाइंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, फुल लेग कास्ट वाज अप्लाइड इन इमरजेंसी रूम, द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर टू एलिवेट द कास्टेड लेग इज टू। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंसेप्चुअल प्रश्न है, ये भी आपके पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है, उसको ऑटो एक्सीडेंट हो गया है, उसको क्या करा हमने, लेग के अंदर कास्ट अप्लाई किया साहब, कास्ट का एप्लीकेशन हो गया है इमरजेंसी के अंदर आपके, द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर टू एलिवेट। तो जब भी क्लाइंट के अंदर कास्ट का एप्लीकेशन करते हैं, उसकी एक्सट्रीमिटीज को हमको एलिवेट करना होता है ना, ये आप एलिवेट करते हैं। ये क्यों एलिवेट करते हैं, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो सवाल आपसे ये पूछना चाहता है, एक सीन दे दिया आपको कि आपको पता है कि इसका कारण क्या है, आप बोल रहे हो हाँ साहब हमने तो नॉट सेट की तैयारी करके आए, हमें तो पता है। तो फिर एग्जाम बोलेगा अच्छा पता है, तो लो बताओ फिर, ये लो क्या कारण है साहब, क्या उसको क्लाइंट का कंफर्ट प्रमोट करने के लिए अपन देंगे, बोले साहब दूसरा, बोले रिड्यूस करेंगे ड्राइंग टाइम, क्या आप जो कास्ट की जो आपकी कास्टेड एक्सट्रीमिटी उसको एलिवेट करोगे तो उससे क्या ड्राइंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बोले कि यार लग तो नहीं रहा, और बताओ, बोलो ये लो डिक्रीज इरिटेशन ऑन द स्किन, या फिर आप इंप्रूव करेंगे विनर्स रिटर्न। अब बताओ साहब, तो आपको पता होगा हम क्या बोलते हैं, हम भाई साहब पढ़ाई करके आए हैं, हम ऐसे फर्जीवाड़े से नहीं आए, तुक्के से नहीं आए, हमें कंसेप्चुअल स्टडी करिए। तो हमको पता है कि जब लेग की कास्ट की एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको पता होती है। वो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको शेयर करता हूं, आपको पढ़ा होगा। कास्टेड जो जब भी किसी भी प्लास्टर कास्ट अप्लाई करते हैं, तो आपको हमेशा उस जो प्लास्टर है उसको कभी भी फिंगर टिप से अप्लाई आपको होल्ड नहीं करना होता है ना, उसको कभी भी आपको फिंगर टिप से होल्ड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप फिंगर टिप से होल्ड करोगे तो जो गीला होता है प्लास्टर वो क्या हो जाएगा, पूरा आपके पाम आपकी जो फिंगर्स है उसमें अंदर डिप हो जाएगी, और वो उसका डीअरेंज हो जाएगा, और आपकी एक्सट्रीमिटीज के लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक इश्यू कॉज कर देगा। तो ऑलवेज उसको कैसे आपको होल्ड करना है, पाम के साथ में होल्ड करना है, कैसे करना है, पाम के साथ में बिल्कुल सपोर्ट देना है उसको। नेक्स्ट चीज बात करें, जब वो कास्ट जो होता है आपको ड्राई होता है, वो ड्राई करने के लिए आपको क्या कैसे यूज करना है, ऑप्शन में आएगा कि उसको ड्राई कैसे कर सकते हैं आप, क्या आप उसको जो है ड्राई हीटर से आप कर सकते हैं, तो ऑलवेज नहीं, आपको ऑलवेज हीट सेटिंग, हॉट जो ड्रायर होता है उसको अवॉइड करना होता है, कभी भी उसको यूज नहीं करना है। कूल सेटिंग में आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्म हवा से आप उसको ड्राई नहीं करना है, वो नेचुरल हवा से सूखेगा, और अगर वो सिंथेटिक है तो 20 मिनट के अंदर वो सूख जाएगा, है ना। तो ट्रेडिशनल है तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको नेचुरल एयर के अंदर सुखाना है, कभी भी जो हॉट ड्रायर होता है यूज नहीं करना होता है। जब भी कास्ट का एप्लीकेशन होता है तो सूखने के बाद में स्किन इरिटेशन अगर वहां पर प्रेजेंट होता है, तो आपको कास्टेड एक्सट्रीमिटीज के अंदर ना तो कोई क्रीम लगानी है, ना कोई लोशन लगाना है, मुंह पे लगाओ, कुछ कहीं भी लगाओ, लेकिन आपको कोई भी क्रीम या लोशन आपको उस कास्टेड एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, कास्ट के नीचे भी एप्लीकेशन नहीं करना है, ना तो आपको पिन से कोई ऐसा कुछ स्क्रैचिंग करना है, क्योंकि वो आपको डैमेज कर सकती है स्किन को, और वहां पर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है ना। तो ना तो स्क्रैचिंग करना है, ना ही पिन से करना, ना ही पेन से करना, ना अल्पिन से करना, सवाल कुछ भी घुमा सकता है, और उसको एलिवेट करके रखना होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होती है ना। तो एलिवेट क्यों करते हैं ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो देखो, जब किसी कास्ट एक्सट्रीमिटीज पर कास्ट एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर जो होता है आपका वीनस का कंप्रेशन होता है, आपके जो वेसल्स होते हैं उसका कंप्रेशन होता है, और अगर आप उसको ऐसे लटका के रख दिया, हवा के अंदर नीचे लटका के रख दिया, तो आपका जो वेन का जो फ्लो है वापस आपके जो काफ मसल है मान लीजिए, वो वापस जो ब्लड को ऊपर प्रमोट कर रही है वो प्रमोट कर नहीं पाएगी, आपका जो वीनस रिटर्न है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ये आपका एक पैर है, आपका नहीं मान रहा हूँ, ये पेशेंट का मान रहा हूँ, और ये हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, एक कास्ट अप्लाई कर दिया, थोड़ा समझिएगा, और अगर आपने इसको एलिवेट नहीं किया, मान लीजिए इसको एलिवेट करना होता, ये हमने एलिवेट कर दिया अभी आपके, है ना। अगर एलिवेट करते हैं तो यहाँ पर जो वीनस है, जो वेन का जो ब्लड होता है, प्यारे दोस्तों, ब्लड आएगा, आर्टरी लेके जाएगी, वेन लेके जाएगी, तो ये जो वेन है
ये जब ब्लड लेके जाती है तो यहाँ पर नॉर्मली सर्कुलेशन चलता है। अगर ये इस कास्ट की वजह से यहाँ पर वेनस रिटर्न कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, अगर प्रेशराइज हुआ, तो ये आपकी वेन प्रॉपर ब्लड लेके नहीं जाएगी, और ये ब्लड क्या होगा, आपके यहीं कलेक्ट होगा। आपका जब यहीं कलेक्ट होगा तो वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होगा, तो वेनस रिटर्न जब प्रॉपर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपके एडिमा देखने को मिलेगा, सूजन आ जाएगी, और आपके वापस कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, है ना। तो आगे फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, क्लाइंट के अंदर डिस्कंफर्ट हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई साहब, आपके इस कास्टेड एक्सट्रीमिटी को क्या करते हैं, आपके हाँ एलिवेट करते हैं। तो अब हम एग्जाम को बता सकते हैं भाई साहब, इसमें तो डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्राइंग टाइम अपन इसको एलिवेट करके नहीं करते हैं, कंफर्ट के लिए करते हैं, लेकिन मेन जो फोकस होता है हमारा वीनस रिटर्न रहता है, इरिटेशन कम हो इसलिए, ऐसा कोई इसका रोल नहीं है। नाउ जब कास्टेड एक्सट्रीमिटीज की बात आई है, कास्ट की बात आई, तो आपको एक नाम सुना होगा आपने, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या नाम सुना होगा प्यारे दोस्तों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब भी होता है उसके अंदर 5P साइन आप देखते हैं। कितने साइन देखते हैं, 5P साइन देखते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। 5P साइन के अंदर पहला साइन आता है आपके पेन आता है, सबसे पहला कौन सा आता है, पेन आता है। कोशिश करता हूं लिखने की, पेन हो गया, है ना। दूसरा साइन होता है आपके पेलर, दूसरा पेन हो गया, पेलर हो गया। तीसरा होता है आपके पैरेस्थीसिया, 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 पैरेस्थीसिया मतलब नमनेस। चौथा होता है आपके पैरालाइसिस। अगर वो नमनेस ठीक नहीं हुई, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, तो क्लाइंट के अंदर पैरालाइज भी हो सकती है वो एक्सट्रीमिटीज। और एक लास्ट साइन होता है जिसको अपन बोलते हैं पल्सलेसनेस, पल्सलेसनेस। तो 5P साइन, 5P साइन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेन होता है, पेलर होता है, पैरेस्थीसिया होता है, पैरालाइसिस होता है, और पल्सलेसनेस होता है लास्ट वन। ये जो लास्ट वन है पल्सलेसनेस, अगर आपको कोई पूछे इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रिटिकल साइन कौन सा होता है जहां आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है, तो ऑलवेज से पल्सलेसनेस। अगर आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है, ये जो कास्टेड एक्सट्रीमिटी है, इसने अगर कोई नर्वस आपके सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो सबसे पहले पल्स डिक्रीज हो जाएगी, फर्दर एक्सट्रीमिटीज की मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आगे नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज फर्दर की पल्स चेक करते रहना है। तो 5P साइन कंपार्टमेंट सिंड्रोम, आई होप आपने समझा है अच्छे से। आगे बढ़े प्यारे दोस्तों, चलेगा आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपके दोस्तों, देवियों और सज्जनों कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या रहा प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ द न्यूनेटल सेप्सिस। पीडियाट्रिक का सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर नीडफुल व्यक्ति के पास में ये वीडियो जाना चाहिए, लेक्चर जाना चाहिए। हमारी जो कोशिश है जरूर कामयाब होनी चाहिए। पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट सवाल बना है और मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि जल्दी आपके लिए गुड न्यूज लेके आने वाला हूं। पीडियाट्रिक नर्सिंग पे अपन जरूर एक बार शुरू करने वाले हैं। तो पीडियाट्रिक के सबसे जो इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए मैं प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं, उसी पे मैं रेगुलरली काम कर रहा हूं। तो ये अभी जो सवाल है आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग का है, न्यूनेटल सेप्सिस के बारे में पूछा है, कौन सा रिलायबल साइन होता है। एग्जाम पूछेगा बताओ, आप बोलोगे हाँ ऑप्शन तो दो भाई, अरे ये लो ऑप्शन, बोले फीवर आएगा क्या, ऑप्शन बी बोलेगा टेकिपनिया एंड ग्रंटिंग आएगा क्या, ऑप्शन सी बोल रहा है पोर फीडिंग होगा या लिथार्जी होगा, एंड ऑप्शन डी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोटेंशन। सोचो समझो फिर जवाब दो, कंसेप्ट लगाओ, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है। न्यूनेटल सेप्सिस, बच्चों के अंदर सेप्सिस होना है ना, उसका मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा होता है। देखो जहां पर मैं समझ पा रहा हूं, जो आपने कुछ एक का बिल्कुल सही आंसर मुझे लग रहा है, बाकी मैक्सिमम जिसने भी आपने ये आंसर सोचा है बिल्कुल गलत आंसर सोचा है। अब आप बोल रहे हो कि आपको साहब कैसे पता, मुझे पता है क्योंकि मैं आपके दिल से जुड़ा हूं, है ना, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूं। रीजन है कि आप जो है इतना प्यार इस मेरे यूट्यूब चैनल को देते हैं, इस प्लेटफॉर्म को देते हैं। एक प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर अपन मिलकर डिस्कस करते हैं, है ना। और अगर आपके माइंड में आता है कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करिया करो कि आप सर हमें इस लेक्चर पे या इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के हमें क्वेश्चंस चाहिए, हम थोड़ा क्लियर करेंगे। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा मेरा आपके सारे जो डाउट क्लियर करने, है ना। तो ऐसा कुछ है आपके माइंड में तो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो न्यूनेटल सेप्सिस जो होता है आपने सोचा है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। कैसे, अब देखो न्यूनेटल बच्चे के अंदर सेप्सिस का मतलब है जब भी आपको कोई ऐसी इन्फेक्शन डिजीज प्रेजेंट होती है तो आपके बच्चे के अंदर सेप्सिस हो सकता है ना, चाहे वो रीजन कुछ भी हो करके। नो, एक ऑप्शन दे रखा आपके फीवर। तो आपने देखा होगा एक वर्ड लिखा है न्यूनेटल। न्यूनेट का मतलब था जो वो बच्चा जिसकी एज कितनी है 28 डेज, है ना, थोड़ा समझ जाइएगा मेरी बातों को। 28 दिन का जो बच्चा उसको न्यूनेट बोलते हैं या न्यू बॉर्न बोलते हैं। 28 मतलब 1 महीने का बच्चा। 1 महीने से 1 साल को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं।
है ना। 1 साल से 3 साल को टोडलर बोलते हैं, फिर प्री स्कूल के बाद में स्कूलर, है ना। ये से जो आपके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। न्यूनेटल सेप्सिस, बच्चे की जब भी बात करते हैं तो क्या आपने कभी देखा है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है उसको जन्मते ही बच्चे को क्या हो गया, बुखार आ गया भाई साहब, और बुखार आ गया बच्चे को, और जो है बच्चे को ठंडा ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन हमने कर दिया, और उसको जो है बच्चे को जो है बढ़िया से पायरेटिक के इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा सुना है आपने? बहुत रेयर सुना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है न्यूनेट होता है, हमेशा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा होता है। इसलिए आपने देखा होगा, आप जब अपन न्यूनेटल रिसक्सेशन करते हैं तो हम एबीसी नहीं पढ़ते, वहां पर टीएबीसी पढ़ते हैं। टेम्परेचर सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टीएबीसी, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, देन सर्कुलेशन पढ़ते हैं। तो वहां पर टेम्परेचर को क्यों असेस करते हैं? क्योंकि न्यूनेट जो होता है, न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है, हमेशा उसमें रिस्क होती है किसकी? आपके, हाँ, हाइपोथर्मिया की रिस्क होती है प्यारे बच्चों। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर फीवर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। फीवर इज द मोस्ट कॉमन नहीं होता है कभी भी, फीवर लेट या फिर बहुत ज्यादा सेप्सिस के अंदर हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया जो होता है वो बच्चों के अंदर, न्यूनेट के अंदर बेसिकली कॉमन होता है, फीवर कॉमन नहीं होता। तो ये अगर आपने आंसर सोचा है तो बिल्कुल गलत जवाब सोचा है ना। हाँ, खुद को 2 थप्पड़ मार सकते हैं आप चाहे तो, है ना। ऐसा करना नहीं है लेकिन फिर भी, हाँ। तो फीवर यहां पर गलत आंसर रहेगा, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। ऑप्शन बी कह रहा है टेकिपनिया एंड ग्रंटिंग। तो ग्रंटिंग और टेकिपनिया अगर आपने सोचा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जब भी होता है उसके अंदर ग्रंटिंग आपको देखने को मिलती है, चाहे नेजल फ्लैरिंग आपको देखने को मिलती है, ग्रंटिंग देखने को मिलती है, चेस्ट रिट्रक्शन देखने को मिलता है ना, असेसरी मसल्स का यूज होता है वहां पर। तो ये जो होता है ग्रंटिंग, वहां पर आरडीएस का साइन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बच्चे को किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस है तो आपको ग्रंटिंग देखने को मिलेगा, नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलेगा, है ना, और साथ में टेकिपनिया देखने को मिलता है। सांस जो होती है बच्चे की वो तेज हो जाती है, 60 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाती है, टेकिपनिया बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, आरडीएस का साइन होता है। ये आपके न्यूनेटल सेप्सिस का साइन नहीं है प्यारे दोस्तों। तो बी तो बिल्कुल खोटा जवाब है। आरडीएस की जब भी बात करते हैं उसमें सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर और डाउनी स्कोर अपन फॉलो करते हैं। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी वहां पर होती है, बच्चे को तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है। इंट्राटेकली अपन क्या करते हैं, बच्चे को सर्फेक्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, है ना, स्टेरॉइड बच्चे को चलाते हैं, बीटामेथासोन भी देते हैं, मदर को भी देते हैं, बच्चों को भी दिया जाता है। तो ये बातें कुछ याद रखनी होती हैं आपको। ओके, एक ऑप्शन दे रखा आपके पुअर फीडिंग एंड लिथार्जी। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात बोली है, बच्चे के अंदर पुअर फीडिंग और लिथार्जी जो होती है न्यूनेटल सेप्सिस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे रिलायबल साइन माना जाता है। बच्चे में जब भी सेप्सिस होता है तो बच्चा एक तो फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है, बच्चा सक प्रॉपर नहीं करेगा, फीडिंग प्रॉपर नहीं लेगा, और बच्चा जब फीडिंग नहीं लेगा तो बच्चा कैसा रहेगा प्यारे दोस्तों? लिथार्जिक हो जाएगा, लूज पड़ जाएगा बिल्कुल, है ना, मरा मरा रहेगा, मरियल बच्चा हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है। ऑप्शन डी बता रहा हाइपोटेंशन, तो बच्चों के अंदर हाइपोटेंशन सबसे कॉमन नहीं होता है, बहुत लेट साइन होता है। अच्छा, ये आपको पूछे तो हाइपोटेंशन जो होता है आपके सेप्टिक शॉक का सबसे लेट साइन होता है। क्या होता है? लेट साइन होता है। तो जो लेट होता है, जो बाद में आते हैं, उनको हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसी प्रकार जो अपना काम टाइम पे नहीं करते हैं, पढ़ाई टाइम पे नहीं करते हैं, अपना काम डिसिप्लिन से नहीं करते हैं, जो लेट आना का नहीं करते हैं, लेट उठते हैं, उनको अपन प्रायोरिटी कभी भी नहीं देते हैं। सफलता भी उनको कभी भी प्रायोरिटी नहीं देती है। जो सबसे पहला काम करते हैं, जो रिलेबल काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, हम उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। और जब उन्हीं को प्राथमिकता देंगे प्यारे दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, यहां पर हमारा जो प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? सी, पुअर फीडिंग एंड लिथार्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल साइन ऑफ द न्यूनेटल सेप्सिस। आई होप आपने समझा होगा। ओके, बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? फॉलोइंग द चेंज ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट एंड एन ऑर्थोपेडिक यूनिट विच क्लाइंट शुड द नर्सिंग ऑफिसर सी फर्स्ट। जब आप एम्स में लग जाओगे, है ना, बहुत जल्दी आप लगने वाले हो, और आप जो है किसी वार्ड के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है ना, जो आपको ऑर्थोपेडिक वार्ड में ड्यूटी लगी आपकी, विच क्लाइंट शुड द नर्सिंग ऑफिसर सी फर्स्ट। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उस डिपार्टमेंट में कौन से क्लाइंट को आप सबसे पहले देखोगे? भाई साहब, ये सवाल ने पूछा है, बड़ा ट्रिकी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप गलत जवाब देते हो इसका मतलब है आपको नॉलेज पूरा नहीं है, और नॉलेज पूरा नहीं है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको नॉलेज पूरा है तो आप सोच समझ के फिर जवाब दीजिएगा। ये आपको सवाल पूछ रहा है, बेसिकली इसकी भावना ऐसी। तो कौन सा मरीज आप पहले देखोगे जिसका बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, आपको सीन ऐसा माइंड में बनाना है, जिसको अर्जेंट नीड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन पहले देखेंगे, है ना। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, सोचेगा। 16-year-old who had open reduction of a fracture wrist 10 hours ago। 16 साल का जो बच्चा है उसको ओपन रिडक्शन हुआ है फ्रैक्चर का, रिस्ट का फ्रैक्चर है 10 घंटे पहले। ऑप्शन बी बोल रहा है आपके
20 ईयर्स ओल्ड मेल आपकी क्लाइंट है, स्केलेटल ट्रैक्शन उसको लगा है 2 वीक्स के लिए लगा है सिंस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, जब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता 2 वीक्स पहले तब उसको क्या लगा है, हाँ स्केलेटल ट्रैक्शन लगा है। ऑप्शन सी बोल रहा है 72 ईयर ओल्ड जो रिकवरी हो रहा है सर्जरी आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट 2 आवर्स एगो, 72 साल के बाबा जी है, अंकल जी है, मौसा जी है हमारे, है ना, जो रिकवरी हो रहे हैं सर्जरी से आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट उनके हुए हैं, कूलों का प्रत्यारोपण हुआ है बेसिकली 2 घंटे पहले, क्या उनको प्रायोरिटी दोगे? या फिर 75 साल के एक बाबा जी हैं जिनको स्किन ट्रैक्शन लगा है प्रायर टू प्लान हिप पिनिंग सर्जरी। सारे के सारे ऑप्शन बड़े क्रिटिकल है ना, आपको सोचना है समझना है, फिर प्रायोरिटी सेट करने की, पहले किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको और फोर्थ किसको। हाँ जी हाँ जी हाँ, कुछ बिल्कुल आप पहुंच गए हैं, करीब मंजिल के करीब पहुंचे हैं, और हौसलों के आपको सलाम करता हूं मैं, जज्बे को सलाम करता हूं, जोश को सलाम करता हूं, जुनून को सलाम करता हूं, है ना, क्योंकि ये आपका जोश जुनून और ये बरकरार रहेगा तो हम एग्जाम के जरूर झंडे गाड़ देंगे और हमारी फतेह हो जाएगी। फतेह होगी तो हाँ बिल्कुल मुबारक ही नहीं आ रहे हैं भाई साहब, बल्ले बल्ले। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आप ऑर्थोपेडिक क्लाइंट के अंदर देखोगे तो सबसे पहले किसको देखोगे, तो देखो एक तो कहीं भी जाओ कभी भी ऐसे प्रश्न देखोगे किसको देंगे, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। एक तो क्लाइंट्स की देखो बहुत सारे जैसे डाटा दे रखे इसमें, एज दे रखी होती है जैसे 20 72 25 75 ऐसा, एक हो सकता है कि उसमें अंदर जो क्लाइंट का जेंडर दे रखा हो, जैसे कोई मेल हो कोई फीमेल हो कोई बच्चा हो, ऐसा भी ये क्रिटिकल चीज होती है जो आपको पकड़ना होता है। तीसरी चीज दे रखी है उनको क्लाइंट की कंडीशन, जैसे यहाँ ओपन रिडक्शन किसका हुआ, फ्रैक्चर का, ये बिल्कुल ये मेन कंडीशन है ना, ये ट्रैक्शन लगा है और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर सर्जरी हुई है, कौन सी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे स्किन ट्रैक्शन लगा है सर्जरी करने के लिए, तो ये मेन उसका भाव होता है। एज हो गई, सर्जरी हो गई, जो और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके टाइमिंग, है ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर 10 आवर्स दे रखा है, यहाँ पर 2 वीक्स दे रखा है और यहाँ पर 2 आवर्स दे रखा है। उसके बाद में आपको देखना होता है कि जो जो डाटा इन्होंने दिया है उसमें से सबसे क्रिटिकल कौन सा होता है ना, जिसको अपन को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ध्यान देने की, जिसको ध्यान देगी, जिसको रिस्क होती है उसी को अपन पहले देखेंगे, यही सवाल ने पूछा है। तो देखो 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा ठीक है, चाइल्ड है और जरूर है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हुआ क्या है, इसको ओपन रिडक्शन हुआ है फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर को ठीक कर दिया, रिडक्शन हो चुका है। जो अच्छा घाव कहाँ का था उसके, रिस्ट का था, तो ऐसा था नहीं कि फेफड़े उसके फोड़ दिए, दिमाग खोल दिया, कलाई का ऑपरेशन हुआ है, हाथ का रिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ भी कब है, 10 घंटे पहले हुआ है, हाँ 10 घंटे है, लेकिन अभी इसका क्या है, POD 1 है, इसको क्या है, POD 1 ही है, मतलब अभी तक पोस्ट ऑफ डे कौन सा है, 1 ही है, क्रिटिकल है, बच्चा है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन का पहला ही दिन है, उसको ध्यान तो रखना है, लेकिन प्रायोरिटी पे सेट करेंगे जी नहीं, प्रायोरिटी ये नहीं है, इसको अपन कभी भी पहले नहीं देखेंगे, पहले इससे ज्यादा और क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, दूसरे बढ़ते हैं। 20 साल का बच्चा है, इससे थोड़ा बड़ा है, स्केलेटल ट्रैक्शन उसको लगा है, 2 वीक से लगा है साहब, देखो सिंस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, 2 वीक पहले कहीं पहाड़ों में गए थे घूमने के लिए, मनाली कुल्लू मनाली ऋषिकेश वगैरह आए थे, वो कहीं से ठुक गए बेचारे और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, आराम से जा रहे थे, हेलमेट वेलमेट लगा ही नहीं था और जो है उनको ट्रैक्शन लगा दिया, और वो कौन सा स्कल ट्रैक्शन लगाया, कब लगाया, 2 हफ्ते हो गए, तो क्या दिक्कत है, 2 हफ्ते हो गए तो मतलब 15 दिन हो गए भाई साहब, अब कौन सा उसको प्रायोरिटी दोगे, नहीं, अब उसको इनिशियल प्रायोरिटी पर नहीं देंगे, तो ये भी आपकी प्रायोरिटी पे नहीं आएगा। एक ऑप्शन, अब देखो कंफ्यूजन आपके दो में होगा, एक तो 72 और 75 के अंदर, देखो 75 ईयर ज्यादा है, 72 थोड़ी कम है, तो यहाँ पर 72 ईयर्स के ओल्ड के बाबा जी हैं, सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट 2 आवर्स एगो, 2 घंटे पहले बाबा जी की सर्जरी हुई है, और ऑप्शन डी बोल रहा है 75 साल के बाबा जी स्किन ट्रैक्शन लगाया प्रायर टू प्लान्ड हिप प्लेनिंग सर्जरी, अभी तक यहाँ पर सर्जरी हुई नहीं है प्यारा दोस्तों, सर्जरी हुई नहीं है, प्रायर टू प्लान, सर्जरी प्लान करने से पहले क्या हुआ है, पिनिंग और सर्जरी करने से पहले सिर्फ ट्रैक्शन लगाया है, तो क्या सर्जरी हो गई, नहीं, प्री प्लान है ये, तो ये हमारा कभी भी प्रायोरिटी नहीं है गया। अब हमारा प्लान बन गया 72 ईयर्स ओल्ड बाबा जी हैं जो सर्जरी से ठीक हो रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट और सर्जरी भी बड़ी है, पूरे हिप को रिप्लेस किया है, और कब किया है, 2 घंटे जस्ट पहले किया है, तो मेजर सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट, एज भी बहुत क्रिटिकल है, सर्जरी हुई है हिप रिप्लेसमेंट और जस्ट 2 घंटे पहले हुई है। तो जब भी कोई पोस्ट ऑफ पेशेंट होता है उसके अंदर रिस्क किसकी होती है प्यारे दोस्तों, हाँ ब्लीडिंग की रिस्क होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, और एज बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही, तो क्लाइंट का कॉन्शियसनेस लेवल भी देखना पड़ेगा, शॉक के अंदर तो क्लाइंट नहीं है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन चारों सिनेरियो को देखते हुए आपको यही लगता है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं कहूंगा A, B, D तीनों गलत आंसर है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, क्या अपन सोच सकते हैं कि इसके बाद में किसको प्रायोरिटी देंगे, हाँ देखो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसको दे दी, सी को दे दी, है ना, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सी के बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ये 16 साल का जो बच्चा है ना, एज हमने बोला था,
इसका 10 ही घंटे को अभी तक, ये इसको बाबा जी को 2 घंटे, इसको बच्चे को क्या हुआ है 10 घंटे हुए हैं, मतलब अभी भी ऑपरेशन का पहला दिन है, इसको भी, इसका भी पहला दिन है, इसका भी पहला दिन है। उसके बाद में जो प्रायोरिटी जाएगा आपका ए जाएगा, सी के बाद में कौन सा प्रायोरिटी जाएगा आपका ए जाएगा। उसके बाद में बात करें तो ये आपका एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके अंदर ऑप्शन डी में दे रखा है 75 साल के बाबा जी स्किन इंट्रैक्शन लगा है, प्लान अभी सर्जरी हुई नहीं है, लेकिन बाबा जी की एज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बाबा जी की जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये एज होता है, एज की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सर्जरी में, ट्रैक्शन में कोई दिक्कत ना हो, पोस्ट ऑप कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको बाबा जी का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इनको 3rd नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, ये 20 साल के बच्चे को जिसको लगा है 2 वीक हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो ए बी डी तीनों गलत आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसको बढ़िया से समझा होगा, ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं फिर बताऊंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, लाइक करना ना भूले प्यारे दोस्तों, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। The nursing officer had performed the initial assessment of the 4 clients admitted to the acute episode of asthma. Which assessment finding would cause the nursing officer to call the provider immediately? फिर प्रायोरिटी बेस वाला सवाल है, फिर स्किल बेस है ना, आपकी स्किल इसमें पूछा जा रहा है। मैंने बोला था ना ट्रिक के सारे सवाल एकदम ऐसे हल्के फुल्के नहीं लेके आऊंगा, बातें जरूर मैं हल्के में करता हूं, लेकिन हल्की बात नहीं करता प्यारे बच्चों, ये ध्यान रख लेना आप मेरी बात में। हल्की बात जरूर करता हूं, लेकिन हल्के में बात जरूर करता हूं, हल्की बात नहीं करता हूं, है ना। लाइफ में आपको उसी तरह का बनना है, आप बात भले ही हल्के में लो, लेकिन हल्की बात कभी भी मत करो। तो ये वही बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें इसमें मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। सवाल पहुंचता है इनिशियल असेसमेंट के आपने 4 क्लाइंट आपके पास में, तो चारों कौन से आपके अस्थमा का ही है। अच्छा, कंडीशन आपके सेम दे रखी है, अस्थमा का ही है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग की जब आप देखोगे तो आप डॉक्टर साहब को इमीडिएटली बताओगे कि भाई साहब कुछ कर लो, नहीं तो मामला सलट जाएगा, हाँ आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन मैं देता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन विद ईच ब्रीथ, ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सपायरेटरी व्हीजिंग दैट आर सडनली एब्सेंट इन वन लोब, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पुरुलेंट म्यूकस, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है अपीयरेंस ऑफ द यूज ऑफ अब्डोमिनल मसल्स फॉर ब्रीदिंग। 4 बातें, 4 भाव, 4 अलग अलग बातें, कौन सी बात सही है? 3 बातें गलत है, एक बात सही है। 3 बातें नॉर्मल है, एक बात अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल बात है उसी को पकड़ना है, भाई साहब डॉक्टर साहब को बताना है, क्लाइंट की केयर करनी है। तो देखो अस्थमा वाली बात होती है, अस्थमा आपको पता होता है हमेशा एक ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारी होती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है। एग्जैक्ट जो कॉज होते हैं हालांकि इसके अननोन है, लेकिन बोलता है कि किसी को एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है, जहां पर आपके स्पाज्म देखने को मिलता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना। जो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां क्या देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है। अब उस स्पाज्म के अंदर व्हीजिंग, आपने एक इंपॉर्टेंट साइन सुना होगा, है ना। आपने क्या सुना होगा, व्हीजिंग साइन सुना होगा, आपका क्लासिकल साइन होता है अस्थमा का, है ना। व्हीजिंग जो होता है एक म्यूजिकल साउंड होता है, बेसिकली कैसा होता है, म्यूजिकल साउंड होता है। और ये म्यूजिकल साउंड होता है किसमें, आपके अलग अलग वेराइटी में अलग अलग देखने को मिलता है, सीओपीडी में अलग देखने को मिलता है, और आपके जो करैक्टर्स जो होते हैं आपके उसमें देखने को मिलते हैं, फ्लूइड कलेक्शन में, तो अलग अलग होते हैं। व्हीजिंग किसमें देखने को मिलता है, अस्थमा में, ये ध्यान रखना है। प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन ऑन ईच ब्रीथ, लंबा पेशेंट इंस्पायर्ड कर रहा है ईच ब्रीथ के साथ में, लेकिन ले तो रहा है, कोई डरने वाली बात है कि इसमें नहीं बात है, सांस ले रहा है, प्रोलॉन्ग ले रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है आपके अस्थमा की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है, लेकिन सांस आराम से जा रही है, दिक्कत कुछ नहीं है साहब, है ना। व्हीजिंग आ रही है कि नहीं आ रही वो बात की बात है, लेकिन इंस्पायर प्रॉपर कर रहा है, कुछ सिम्टम नहीं दिए साहब, है ना। ऑप्शन बी बता रहा है एक्सपायरेटरी व्हीजिंग है, व्हीजिंग तो होती है अस्थमा में, ये तो हमको पता है, कंडीशन पहले ही दे रखी होगी, ये व्हीजिंग दे के आप इसको आंसर टिक मत कर देना, मैं पहले बता रहा हूं, गलत है सही वो बात की बात है। दैट आर सडनली एब्सेंट इन वन लोब, ओहो ये जो व्हीजिंग आ रही थी ये एक लोब में बंद हो गई है, तो क्या आप इसको बताओगे, बंद ही हो गई तो क्या करोगे, बताओगे, देखते हैं आगे। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्यूरुलेंट म्यूकस, पस वाला जो म्यूकस है वो आपके मरीज के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब को बताओगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे कोई नहीं, इस पेशेंट को जो है बड़े से नेबुलाइज थेरेपी कराओ, बड़े से चेस्ट फिजियोथेरेपी कराओ, है ना, इसको स्टीम इनहेलेशन कराओ, तो ये जो एक्सपेक्टोरेशन है या कप सिरप दो, बढ़िया से एंटीबायोटिक्स दो, ये ठीक हो जाएगा, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, म्यूकस आने दो, क्या दिक्कत है ना। प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन कर रहा है ईच ब्रीथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। डीप ब्रीथ कर रहा है, इट्स ओके, गलत कर दिया इसको भी। डी ऑप्शन बोल रहा है अपीयरेंस ऑफ द यूज ऑफ एब्डोमिनल मसल्स फॉर ब्रीथिंग, ये इंपॉर्टेंट साइन होता है, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट साइन है, लेकिन क्या ये अस्थमा का है, नहीं ये अस्थमा का नहीं है प्यारे दोस्तों, सीओपीडी का। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा तो हमने सीओपीडी वाले पेशेंट की बात करी है। सीओपीडी के अंदर क्या हमने 3 क्लासिकल साइन देखे थे, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स आपने देखे थे, क्या देखे थे, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं, और आपके फ्लैट डायफ्राम होता है, वहां पर
फ्लैट डायफ्राम देखने को मिलता है, और यूज ऑफ असेसरी मसल्स फॉर द रेस्पिरेशन, ये सिम्टम होते हैं आपके सीओपीडी के अंदर। सीओपीडी में आपके जो है ऑब्स्ट्रक्शन वाली बीमारी होती है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपके आगे कर सकती है फर्दर। तो ये जो डी है आपकी सीओपीडी का है, ना कि आपके अस्थमा का। अब देखो आपके पास में एक ही ऑप्शन बच गया, हमने एलिमिनेशन कर दिया। एक्सपायरेटरी वीजिंग दैट आर सडनली एब्सेंट इन वन लोब, वीजिंग होती है जो आ रही थी गायब हो गई, हमें लगता है कि भाई साहब ठीक है गायब हो गई तो हमें नहीं चाहिए थी, अरे नहीं नहीं, ये गायब हो गई, इसका मतलब है उस लोब के अंदर पूरा ही आपके ब्रोंको स्पाज्म हो के बिल्कुल एयरवे क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है। तो ये बहुत घबराने वाली बात है प्यारे दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ बी ऑप्शन जो है आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा फिजिशियन को कि भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पेशेंट यहीं सलट जाएगा, इसका बार बार इसका यहीं अपन को तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली बताना है। ए सी डी तीनों गलत आंसर है, बी जो है आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न सामने आपके ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है 80-year-old client admitted with the diagnosis of the possible cerebral vascular accident, सीवी का स्ट्रोक का क्लाइंट आया है, उसका जो बीपी है इनिशियली 160/100 टू 180/110 ओवर द पास्ट ईयर। पहले जो स्ट्रोक का क्लाइंट आया है, नर्व सिस्टम का सवाल, स्ट्रोक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और बीपी उसका था कितना लिया हमने, 160/100 उसका बीपी आया है, जो आपके 180 और 110 हो गए पिछले 2 घंटे में, मतलब क्रिटिकल बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा मरीज। द नर्सिंग ऑफिसर हैज आल्सो नोटिस द इंक्रीज लिथार्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने साइन दिया है। आपने नोटिस किया कि इस बढ़ते बीपी के साथ में, बढ़ते हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ में मरीज में क्या हो रहा है, लिथार्जी बढ़ती जा रही, मतलब मरीज सो रहा है साहब, मरीज बिल्कुल डिटोरिएट हो रहा है साहब। Which assessment finding should the nursing officer report immediately to the health care provider? ये जो immediately वर्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको डर वाली बात पैदा करती है, ये अगर आपने स्टेप टाइम से नहीं लिया तो मरीज की दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन देता हूं आपको, सोचिएगा, क्या स्लर्ड स्पीच होगा तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे, क्या इनकॉन्टिनेंस होगा तो आप इन्फॉर्म करोगे इमीडिएटली, या फिर मसल वीकनेस होगा तो इन्फॉर्म करोगे, या रैपिड पल्स टैकीकार्डिया, बताइएगा। देखिए किसी तरह की लाइफ लाइन आपके पास में नहीं है देवी और सज्जनों, तो आप जो है बढ़िया से इसको सोचे समझे, स्ट्रोक को ध्यान में रख के फिर करें। हाइपरटेंसिव क्राइसिस बढ़ता है और उसके साथ में क्लाइंट को क्या बढ़ रही है, आपके लिथार्जी बढ़ती जा रही है, आपके क्लासिकल साइन दे रखा है लिथार्जी बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, अब बताओ, लिथार्जी है क्या करोगे, बताओ इमीडिएटली क्या करोगे। इनकॉन्टिनेंस जो होता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूरिनरी जो लीकेज हो रहा है, आपके क्लाइंट जो है इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे हम, क्या डाल देंगे, फॉलिश डाल देंगे। डॉक्टर साहब बोले कि भाई फॉलिश डाल देते, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो इनकॉन्टिनेंस इज नॉट द प्रायोरिटी एंड नॉट द इमीडिएट सिचुएशन टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, दिस इज द नॉर्मल थिंग्स। इनकॉन्टिनेंस होता है तो यू कैन पुट द फॉलिश कैथेटर विद द यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, है ना, तो ये कभी भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करने वाली बात नहीं बनती है। मसल वीकनेस क्लाइंट के अंदर हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रोक वाले क्लाइंट के अंदर पोटेशियम और सोडियम का लेवल अल्टर हो सकता है, तो मसल वीकनेस देखने को मिलती है, ये कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनती है कि डॉक्टर साहब को इमीडिएटली बताओ और कुछ इंटरवेंशन इमीडिएटली आपको लेने पड़े। रैपिड पल्स, देखो स्ट्रोक होता है, क्लाइंट के अंदर बीपी बढ़ता है, स्ट्रोक वाली बॉडी के लिए रेस्पॉन्स होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, तो ये रैपिड पल्स हो सकती है आपके। रैपिड पल्स क्यों होती है ना, रैपिड पल्स क्यों हो सकती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो सकता है क्लाइंट के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है इसलिए हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे क्लाइंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट के अंदर आईसीपी बढ़ेगा और क्लाइंट लिथार्जिक और हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर स्लर्ड स्पीच अगर क्लाइंट के अंदर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रही है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। समझ पा रहे हो प्यारे दोस्तों, कंटिन्यूअस जो होते हैं हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रोक होता कब है, स्ट्रोक आप पढ़ते हो, एक थ्रोम्बोटिक होता है, एक इस्चेमिक होता है, जो आपके एक हेमरेजिक होता है, सॉरी एक होता है इस्चेमिक, है ना, हेमरेजिक और इस्चेमिक। हेमरेजिक के अंदर क्या होता है, हेमरेज होता है, और इस्चेमिक के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, जहां पर आगे वाला ब्रेन काम नहीं, आपके फंक्शन काम नहीं करते हैं ब्रेन वाले। नाउ हेमरेज के अंदर क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से वहां पर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, जमावड़ा हो जाता है, थक्का बन जाता है, तो वहां उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई जो होती है और इंटरप्ट हो जाती है, न्यूरॉन के फंक्शन अल्टर हो जाते हैं, कंप्रेशन की वजह से आईसीपी वहां पर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये हेमरेजिक होता क्यों है, ड्यू टू द हाइपरटेंशन, इसका मोस्ट कॉमन कॉज बनता है। तो हाइपरटेंशन जब कंटिन्यू हो रहा है, क्लाइंट के अंदर लिथार्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंट्राक्रेनियल जो ब्लीडिंग है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ गई कि क्लाइंट के अंदर स्पीच के अंदर डिफिकल्टी आ गई, क्लाइंट पैरालाइज हो सकता है। इसीलिए स्पीच वाली जब भी कंडीशन आपके स्लर्ड स्पीच देखने को मिले,
इंक्रीज इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग को ये सजेस्ट कर रहा है, आईसीपी क्लाइंट का कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्लाइंट डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना होता है। ये बी सी डी तीनों गलत आंसर है, ए जो है आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईसीपी के साइन बढ़ते हुए ध्यान रखना है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, कुशिंग ट्रायड आपके इसमें देखने को मिलता है, 3 साइन आपके है ना देखने को मिलता है। वाइड होता है पल्स प्रेशर जिसके अंदर सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, आपके बेसिकली जो होता है ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ में आपके इररेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, कुशिंग ट्रायड के नाम से जाना जाता है ना। तो ये स्ट्रोक का मामला था, अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल प्रश्न था, है ना। आई होप आपने इसको बढ़िया से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इन असेसिंग कार्डियोवास्कुलर क्लाइंट द प्रोग्रेशन ऑफ द आयोटिक स्टेनोसिस द नर्सिंग ऑफिसर शुड द अवेयर दैट दीज आर टिपिकली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, फिर आपको बता रहा हूं। आयोटिक स्टेनोसिस, जब आप किसी क्लाइंट का कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट कर रहे हो, जो प्रोग्रेस हो रहा है, कौन सी कंडीशन है, आयोटिक स्टेनोसिस। जैसे आपका ये हार्ट मान लेते हैं, ये हार्ट है, ये आपके राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकलता आपका आयोटा, यहां से निकलती आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये आपकी पल्मोनरी वेन। नाउ इन्होंने क्या बताया, आयोटिक स्टेनोसिस, आयोटी मतलब ये आपका आयोटा, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो वाल होते हैं, सेमिलुनर वाल इनको कहते हैं, जब इस वॉल के अंदर शॉर्ट नहीं जाते, ये वॉल नेरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसको आयोटिक स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। आपको पता है ऑलवेज ब्लड की जो सप्लाई कैसे होती है, आपके जो बॉडी का ब्लड कहां जाता है, राइट एट्रियम, राइट से राइट वेंट्रिकल, फिर आपके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके माइट्रल वॉल होते हैं, यहाँ आपके पल्मोनरी वॉल होते हैं, ये होता है आपके ट्राइकैप्सिड वॉल होते हैं, तो ये अलग अलग वॉल्स हार्ट के रहती है स्ट्रक्चर। अगर आयोटिक स्टेनोसिस होता है तो क्या होता है, आपको पता है, ये जो ब्लड सप्लाई आगे फर्दर नहीं हो पाएगी, और ये ब्लड क्या होगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा दोस्तों, कलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएगा तो ये फर्दर मूवमेंट आगे नहीं करेगा ना। उससे क्या कंडीशन होती है, ये आपके सवाल में पूछा है, टिपिकली आपको क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन देता हूं, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्या क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, साइनोसिस होगा क्लाइंट के अंदर। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी की बात कर रहा दोस्तों, इंक्रीज पल्स, इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी एडिमा वो देखने को मिलेगी, सिस्टमिक वीनस एंगोर्जमेंट देखने को मिलेगा, या इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी आपके देखने को मिलेगी। 4 बातें बहुत अच्छी बातें हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, याद रखिएगा, जवाब दीजिएगा। कंसेप्ट बिल्कुल रेशनल, इसके पीछे मैं बताऊंगा क्या कारण है, पहले आप अपना जवाब निर्धारित करें। थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको, कंफ्यूजन लग रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे ही कंफ्यूजन क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नॉट सेट एग्जाम है, लेकिन चिंता मत करिए, हम तैयारी कर रहे हैं, और बेहतरीन वाली तैयारी के अंदर हम आपका साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखो आयोटिक स्टेनोसिस अभी हमने देखा, जब भी आपका ये आयोटिक स्टेनोसिस होता है तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है आगे खाली नहीं होगा, जब आगे ये खाली नहीं होगा तो ये क्या करेगा, आगे जब खाली नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये यही भरा रहेगा, ये सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आंसर जो है आ गया है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, पता नहीं टेक्निकल चीजें हैं। जब ये यहाँ पर आगे फिलिंग नहीं हो पाएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर आपके जो वेंट्रिकल है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। जो आपके ऑप्शन डी में बिल्कुल सही जवाब लिखा है, आपके जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वेंट्रिकल क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जैसा आपने ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलोट में देखते हैं, है ना, वहां भी हाइपरट्रोफी होती है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी होगी, और जब हाइपरट्रोफी होगी तो ये ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो पूरा भरने के बाद में कहाँ जाएगा, या तो कुछ ऊपर जाएगा या फिर फोर्स के साथ में नीचे जाएगा, और जब फोर्स के साथ में नीचे जाएगा बॉडी की सप्लाई करने के लिए तो ये आयोटा पर प्रेशर डालेगा, आयोटा जब प्रेशर डालेगा तो हाई प्रेशर डालेगा, और जब हाई प्रेशर डालता है तो यहाँ पर क्लाइंट का देखने को मिलेगा इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। नाउ अगर मान लीजिए लेट साइन मिट्रल, ये आगे नहीं और पीछे भी जा सकता है, तो ये मिट्रल को क्रॉस करके आपके पल्मोनरी सिम्टम में भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत लेट साइन होता है, ये लेट साइन कर सकता है। ऑप्शन की बात करें, ए बोल रहे हैं डिक्रीज पल्मोनरी, ये पल्मोनरी यहाँ इस वाल की बीमारी नहीं है, ये इस वाल की, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बोला है इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन आपके यहाँ होती है, पल्मोनरी एडिमा, ये अभी हमने बताया ये लेट साइन होता है, मिट्रल वॉल को क्रॉस करके अगर आपके लंग्स में जाता है तो ये बहुत लेट साइन होता है। और सिस्टमिक वीनस एंगोर्जमेंट मतलब आपके पल्मोनरी या ट्राइकैप्सिड के अंदर होता है, तो आपके सिस्टमिक वीनस वगैरह, ये जुगुलर वेन, सीवीपी वगैरह बढ़ेगा, तो ये आपके
इस साइड के राइट हार्ट के अंदर या वाल के अंदर कोई दिक्कत होती है तब होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी। समझा आपने, है ना। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न था आपके लिए। आई होप आपने इसको बढ़िया से समझा है और समझ चुके हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड कम टू द फिजिशियन ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ द स्वेलिंग इन द पेन्स एंड द नी। 8 साल का बच्चा है ना, फिजिशियन के ऑफिस में है, कंप्लेन कर रहा है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है घुटनों के अंदर। हिज मदर से, उसकी माता जो कहती है, द स्वेलिंग अकर फॉर द नो रीजन, स्वेलिंग होने का कोई कारण नहीं है, मेरे बच्चों के अंदर घुटनों के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है कोई कारण नहीं है, एंड इट कीप्स गेटिंग वर्स, ये बहुत ज्यादा और ज्यादा वर्स कंडीशन हो रही है। द इनिशियल डायग्नोसिस बना है लाइम डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, नॉर्थ सेट में पूछा हुआ प्रश्न है, और लाइम डिजीज हर बार आपके एक सवाल पक्का लेके आता है। तो लाइम डिजीज आपके इनिशियल डायग्नोसिस बन चुका है। तो व्हेन टॉकिंग टू द मदर्स एंड चाइल्ड, बच्चे और मदर से बात करते हुए, क्वेश्चन रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द इनिशियल हिस्ट्री। जब एज ए फिजिशियन आप हिस्ट्री लेते हो तो कौन सा क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइंट उसकी मदर को पूछेंगे बच्चे की हिस्ट्री लेते टाइम इस लाइम डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, a fever of over 103 degree Fahrenheit occurring over the last 2 to 3 weeks. C. Rashes covering the palm and the hands of the sole of the feet. And option D, the headache, malaise और sore throat. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाने की इसको 5 स्टार रेटिंग में दे सकता हूं, है ना। सोचो, कुछ एक यहाँ पर सही ऑप्शन सोच रहे हैं, लेकिन बहुत जनों का मामला गड़बड़ है, बहुत जनों का मामला गड़बड़ है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल खोटा आंसर है। कैसे, देखिए, लाइम डिजीज होती है प्यारे दोस्तों, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो आपके बेसिकली जो बोरोलिया जो बैक्टीरिया होता है, बोरोलिया बर्गडोरफेरी, बोरोलिया जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा फैलती है। और ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होती है, आपके टिक बाइट के द्वारा, जो ना टिक्स जो होते हैं, छोटे छोटे टिक बाइट होते हैं, उनके द्वारा ये लाइम डिजीज फैलती है। नो, लाइम डिजीज जब किसी क्लाइंट को होती है तो उसमें यूरिनरी सिम्टम और फ्लैंक पेन का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। ये बेसिकली बॉडी के जनरलाइज सिम्टम करती है, ये यूरिनरी सिस्टम या फिर फ्लैंक पेन ऐसा कोई नहीं करती है। यूरिनरी आउटपुट कम हो गया, फ्लैंक पेन, ये कहीं के रीनल स्टोन को इंडिकेट करता है, रीनल स्टोन को, है ना, पथरी का इंडिकेट करता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल अनरिलायबल है, इसको छोड़ देते हैं। फीवर ओवर द 103, लाइम डिजीज के अंदर लेट स्टेज के अंदर फीवर हो सकता है, लेकिन 103 डिग्री हो जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी लाइम डिजीज में फीवर इतना देखने को 103 डिग्री देखने को नहीं मिलता है लास्ट 2 to 3 वीक तक, है ना, इसमें देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी बता रहा है बिल्कुल, रैशेस कवरिंग द पाम एंड द हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट। रैशेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब, बिल्कुल रैशेस क्या होते हैं, होते हैं, लेकिन किंतु परंतु वो पाम में नहीं होते हैं, वो हैंड्स में नहीं होते हैं, वो सोल में नहीं होते हैं फीट के। वो रैशेस होते हैं आपके कहाँ, आपके आर्म पिट पे होते हैं पेशेंट के जो आपके ग्रोइन के अंदर एरिया के अंदर हो जाएंगे, पेशेंट की बैक के अंदर हो जाएंगे, पेशेंट के लोअर लेग में होते हैं, कभी भी आपके पाम सोल वगैरह ये यहाँ पर नहीं होते। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो गया, खोटा आंसर। एक ऑप्शन बचा आपके सामने मात्र, हेडेक, मेलेज एंड सोर थ्रोट। जी हाँ दोस्तों, हेडेक, मेलेज एंड सोर थ्रोट है, ये आपके क्लासिकल सिम्टम होते हैं, याद रखिएगा। इट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द लाइम डिजीज। सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज द क्लासिकल सिम्टम, तो आपको हेडेक, मेलेज और सोर थ्रोट आंसर जवाब देना है। डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी तीनों गलत आंसर है। उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा लाइम डिजीज के अंदर, है ना, ये जो आपके क्लासिकल सिम्टम होते हैं, हेडेक, मेलेज, फिटिक जो है, ये सोर थ्रोट, ये सारे क्लासिकल सिम्टम के साथ में और क्या क्या हो सकता है। मरीज को जो है एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, नोट करिएगा, क्लाइंट को एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, क्लाइंट को जो है नेक के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलती है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, क्लाइंट को आई का डिसऑर्डर हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, क्लाइंट को जीआई के अंदर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, सोर थ्रोट क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है, और क्लाइंट के अंदर कफ भी देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं आपके, किसके होते हैं, लाइम डिजीज के। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। सिम्टम इसके क्लासिकल याद रखने हैं, टिक बाइट के द्वारा होती है, बोरोलिया बर्गडोरफेरी, है ना। नो, एक इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर, ये जो रैशेस हमने बताए हैं, इसके अंदर जो रैशेज होते हैं, बेसिकली जो रैश जो होता है ना, एक छोटा सा रैश होता है, एरिथमा जैसा, ऐसा छोटा रैशेज होता है, और वो बिल्कुल इस टाइप से होता है ना, एरिथमा, ये बिल्कुल इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ये इस प्रकार के रैशेज छोटा देखने को मिलता है, और ये आसपास में क्या होती है, रेडनेस होती है। तो ये जो आपके ऐसी रेडनेस आपको देखने को मिलती है, ये देख के आपको क्या देखने को मिलता है, या इसको क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बुल्स आई पैटर्न, बुल्स आई पैटर्न रैशेस। बुल्स आई, बुल मतलब
हाँ वो यही बोल रहे ना, ऐसा नहीं लग रहा है ये बुल की आई लग रही है, एक सांड की आई लग रही है ना। बुल्स आई पैटर्न इसको बोला जाता है, जो आपके लाइम डिजीज के अंदर रैशेस का पैटर्न देखा जाता है। सवाल पूछा जा सकता है ना, विच पैटर्न ऑफ द रैशेस आर सीन इन द लाइम डिजीज, दैट वी कैन से बुल्स आई पैटर्न इसको बोला जाता है। हेडेक, मैलेज, सोर थ्रोट आर द क्लासिकल सिम्टम लाइम डिजीज। इज दैट ओके? चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्यारे दोस्तों, आप होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मेरी मेहनत कामयाब हुई होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजेगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ना भूले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वार्थी बने, स्वार्थी नहीं बने, सॉरी सारथी बने, है ना। थोड़ा क्वेश्चन के अंदर इतना उलझ गया मैं तो ये जो होता है हमेशा सारथी बनने की भूमिका अदा करें, कभी भी स्वार्थी नहीं बने। तो इस 2 लेक्चर को जो है आगे जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंतजार करेगा एक और बेहतरीन प्रश्न सेशन की, जो हम फ्यूचर में और नेक्स्ट दिनों में आने वाले में लेके आने वाले हैं। और अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए और खुश रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।